हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द ट्विन ब्रोस। माय नेम इज अदीशा चंदेल और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 की जो आपकी पॉलिटिकल थ्योरी बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं जिसका नाम है इक्वालिटी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑफ विद दिस। तो ये जो चैप्टर है इक्वालिटी, ठीक है, आप लोगों ने इक्वालिटी के बारे में ऑलरेडी बहुत बार सुना होगा। आपने इक्वालिटी का जो ये टर्म है उसको बहुत बार यूज भी किया होगा। आपने कभी कभी आपको लगता होगा कि हमारे साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हो रही है, ठीक है। तो ऑल इन ऑल हम सब जानते हैं कि इक्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। जो इक्वालिटी का ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत रीसेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत टाइम से चला आ रहा है। तो जो रिलीजन्स हैं, ठीक है, बहुत सारे रिलीजन जो आप आज के डेट में देखोगे उधर भी इक्वालिटी बहुत एक इंटीग्रल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कि जो भी भगवान होते हैं जिस भी रिलीजन में, वो सब अपने रिलीजन के लोगों को इक्वली लव करते हैं, राइट। तो इक्वालिटी हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा ओल्ड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। रिलीजन्स में हम लोगों को पाया जाता है, बट एज अ पॉलिटिकल आइडियल, ठीक है, पॉलिटिकल आइडियल जो हम लोग अभी इस बुक में पढ़ने वाले हैं इन पॉलिटिकल थ्योरी, इक्वालिटी का बेसिक मतलब ये होता है कि जितने सारे ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, उनकी एक इक्वल वर्थ है, रिगार्डलेस ऑफ वो किस रेस से हैं, उनका स्किन कलर क्या है, उनका जेंडर क्या है, वो कौन से नेशनैलिटी से बिलीव करता है, ठीक है। आपका कोर आइडियल यहाँ पे होना चाहिए कि अगर वो इंसान एक ह्यूमन है तो दोनों ह्यूमन बींग्स जो हैं वो इक्वल होने वाले हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट इक्वालिटी इज अबाउट। इसी के साथ साथ इक्वालिटी के बारे में इंस्टेंसेस बहुत सारे हुए हैं, इक्वालिटी को लेके बहुत सारे राइट्स हुए हैं, इक्वालिटी को लेके बहुत सारे मूवमेंट्स हुए हैं। इसी का एक एग्जाम्पल हम लोगों ने आपको पढ़ रखा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, राइट। तो ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था ये 18th सेंचुरी में हुआ था और इस रेवोल्यूशन में एक स्लोगन निकाला था जिसको वो फ्रेंच में कहते हैं लिबर्टे एगालिटे फ्रेटर्निटे, ठीक है। इंग्लिश में उसका मतलब होता है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। फ्रीडम लिबर्टी के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, इधर हम लोग चैप्टर में इक्वालिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। ये जो सेकेंड आइडियल है यहाँ पे, ठीक है। इसी के साथ साथ सिर्फ फ्रेंच रेवोल्यूशन में नहीं हमने देखा इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स, बहुत सारे एंटी कॉलोनियल लिबरेशन मूवमेंट्स हुए हैं, ठीक है। तो इंडिया को छोड़ के बहुत सारे ऐसे भी कंट्रीज हैं जहां पे कॉलोनियल रूल रह चुका है, तो वो सारे लिबरेशन मूवमेंट जो होते हैं वो भी इक्वालिटी को मद्देनजर रखते होते हैं, राइट। कि हम लोग एज इंडियन सिटीजन हम भी इक्वल होने चाहिए इन कंपैरिजन टू जो भी कॉलोनियल पावर्स थी उस टाइम पे। तो यहाँ पे जितने एंटी कॉलोनियल मूवमेंट हुए यहाँ पे भी इक्वालिटी को एवोक किया। और आज के दिन भी ऐसी बहुत सारी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, ठीक है, जैसे कि विमेन हैं, ठीक है, दलित्स हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं। तो उन लोगों को आज भी बहुत ज्यादा मार्जिनलाइज फील होता है एंड आज भी वो लोग बहुत सारे इक्वालिटी मूवमेंट्स में पार्ट लेते हैं। हमने इतना इक्वालिटी के बारे में बात किया, हम सब मानते हैं, मोस्ट ऑफ अस मानते हैं कि हाँ एवरीबडी शुड बी इक्वल, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे वर्ल्ड में हमें इक्वालिटी से ज्यादा इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, ठीक है। आपने कितनी फोटोज देखी होंगी कि मतलब अंबानी के घर के साइड में स्लम एरियाज बने हुए हैं, राइट। स्लम्स को निकाल के लोगों को जो स्लम एरिया में रह रहे हैं उनको हटा के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। तो ये एक मतलब विजुअल रिप्रेजेंटेशन है इनइक्वालिटी का, ठीक है। हम देखते हैं कि जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, कभी कभी मतलब जो बहुत रिच इंसान आ जाते हैं उसको प्रायोरिटी बना देते हैं, कभी कभी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस आ जाता है तो उसको हम लोग प्रायोरिटी बना देते हैं एज कम्पेयर टू कोई गरीब इंसान, राइट। तो ये सब इनइक्वालिटी का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो अनफॉर्चुनेटली ज्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू इक्वालिटी। यहाँ पे फैक्ट शीट दी गई है ग्लोबल इनइक्वालिटीज के बारे में। इसको पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट हम लोग एक रफ आइडिया के लिए इसको जरूर देख लेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि रिचेस्ट 50 इंडिविजुअल्स, जो सबसे रिच 50 इंडिविजुअल है पूरे दुनिया में, दे हैव अ कंबाइंड इनकम ग्रेटर देन ऑफ द पोरेस्ट 40 करोड़ पीपल। मतलब कि पोरेस्ट 40 करोड़ पीपल की कंबाइंड इनकम से ज्यादा रिचेस्ट 50 लोगों की कंबाइंड इनकम है। सोचिए, the poorest 40% of the world population receive only 5% of global income, while the richest 10% of the world population controls 54% of the global income. Again, ये economic disparity है, ठीक है। जो नॉर्दर्न अमेरिका कंट्री है, जो वेस्टर्न यूरोप की कंट्री है, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जिनको हम कह सकते हैं, दे हैव अबाउट 25 से 25% पॉपुलेशन है, ठीक है, पूरी दुनिया की। बट तब भी वहां पे 86% ऑफ पूरे वर्ल्ड की इंडस्ट्रीज हैं एंड 80% ऑफ वर्ल्ड का एनर्जी कंजम्पशन उन कंट्रीज से होता है, ठीक है। इसी के साथ हम देखते हैं कि पर कैपिटा बेसिस पे अगर देखा जाए तो ये जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज है, यही जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज होती हैं, इनका पर कैपिटा कंजम्पशन मतलब एक इंसान कितना पानी लेता है, कितना एनर्जी लेता है, दिस इज वे हायर देन अ कंट्री लाइक इंडिया एंड चाइना, जो अभी मतलब डेवलपमेंट के पाथ पे ही चल रही हैं, ठीक है।
नाइजीरिया की बात करें तो नाइजीरिया में प्रेगनेंसी रिलेटेड केसेस से अगर कोई इंसान मरता है उसके चांसेस 18 में से 1 होते हैं। आप सोचो कितने हाई चांसेस है। ठीक है, 18 लोग में से एक इंसान विल डाई ड्यू टू प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज। बट यही कनाडा विच इज अ डेवलप्ड कंट्री, वहां पे 8700 लोगों में एक इंसान। ठीक है, इसी के साथ साथ जो ब्रिटिश लोग रहते हैं, ठीक है, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के लोग हैं, वो सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन करते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग उन्हीं ने कर रखी है। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता किसको है? डेवलपिंग कंट्रीज को। ठीक है, हम बहुत सारे आप केस स्टडीज पढ़ोगे जहाँ पे लिखा है कि अगर थोड़ा सा पानी लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जो सिर्फ एक कंट्री नहीं करती है, बट मोस्टली जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है हमेशा ग्लोबल वार्मिंग में। तो अगर पानी का लेवल राइज हो जाएगा बिकॉज ऑफ दैट ग्लोबल वार्मिंग, तो बहुत सारी जो ऐसे आइलैंड नेशंस होते हैं वो पूरे तरीके से गायब हो जाएंगे, वो इरेडिकेट हो जाएंगे। तो ये सब जो है ये एग्जाम्पल्स हैं इन इक्वालिटी के जो बहुत ज्यादा हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं पैराडॉक्स हो गए ये। ठीक है, कि हम बोलते तो है कि इक्वालिटी इक्वालिटी, बट इन इक्वालिटी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। अब हम शुरू करेंगे व्हाट इज इक्वालिटी के बारे में जानना। अब व्हाट इज इक्वालिटी, तो आप यहाँ पे फोटोज दी रखी है, इनको पढ़िए। कलर्ड सर्व्ड इन रेयर, ड्रिंकिंग फाउंटेन व्हाइट एंड कलर्ड, रेस्ट रूम्स व्हाइट ओनली। तो ये आई गेस साउथ अफ्रीका से उन्होंने निकाल रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा कि यहाँ पे कलर के बेसिस पे, आपके रेस के बेसिस पे लोगों को अनइक्वल ट्रीट किया गया है। कि जो व्हाइट लोग हैं वो सुपीरियर है, उनके लिए एक ड्रिंकिंग फाउंटेन, और बाकी जितने लोग हैं कलर्ड, ठीक है, वो उनके लिए एक ड्रिंकिंग फाउंटेन हो गया। तो ये सब जो है आज के डेट पे हम लोगों को बहुत अनएक्सेप्टेबल लगेंगे, बट ये प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा परसिस्ट करती थी पुराने टाइम पे भी। ठीक है, जब ब्रिटिश कॉलोनियल रूल हो रहा था इंडिया के ऊपर, तो भी वो बहुत ज्यादा रेसिस्ट है टुवर्ड्स इंडियन सिटीजन्स। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये बहुत ज्यादा अनएक्सेप्टेबल है। हाउएवर, ट्रीटिंग पीपल विद इक्वल रिस्पेक्ट does not always mean treating them in identical manner। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट लिख रखा है यहाँ पे। मैंने आपको बोला कि हमको हर इंसान को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, तो इसका क्या ये मतलब हो गया कि हर इंसान को आइडेंटिकल मैनर में भी ट्रीट करना चाहिए? नहीं, राइट। क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल 3 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, एक बहुत छोटा सा बच्चा है, एक थोड़ा बड़ा बच्चा है, एंड देन उसके बाद एक बहुत ओल्ड ऐसे अंकल है, तो आप कितनी रोटी दोगे उन लोगों को? सबको बोलोगे नहीं कि तुम लोग इक्वल है, दो 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 रोटी सबको चल जाएगा? नहीं होगा यूजुअली। ठीक है, कि छोटा बच्चा होगा वो शायद से एक रोटी में ही उसका पेट पूरा भर जाए और नहीं सह पाएगा, एंड जो अडल्ट होगा यू विल बी लाइक शायद से उसको 3-4 रोटी दे देनी चाहिए। तो ये तो बहुत एक एकदम बेसिक सा एग्जाम्पल हो गया। तो अब रिसोर्स एलोकेशन में भी ये एग्जाम्पल बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान है जैसे रिजर्वेशन, तो इसको हम अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं, जो हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे अभी। रिजर्वेशन जो है एक तरीके का अफर्मेटिव एक्शन है, कि ये जो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल हैं, इन लोगों को पास्ट में ज्यादा इनको रिसोर्सेज नहीं मिले थे, अभी भी इनको रिसोर्सेज उतने मिल नहीं रहे हैं, तो उनको अपलिफ्ट करने के लिए हम लोगों ने उनको थोड़े ज्यादा बेनिफिट्स दे दिए। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से होते हैं उनको हम लोग, जो राशन पानी होता है उनको थोड़े कम प्राइजेस पे बेचते हैं, राइट, सो दैट दे अपलिफ्ट देमसेल्व्स, कि उनको रिसोर्सेज मिल पा रहे हैं और वो उस पॉवर्टी से निकल पा रहे हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल हो जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर्स जैसे होते हैं, तो उनको जब हम लोग बहुत ज्यादा हाई ग्रेड की हम लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, तो ये इनइक्वालिटी हम नहीं कह सकते कि देखो प्राइम मिनिस्टर को कितना ज्यादा तुमने सिक्योरिटी दिया, मेरे को नहीं दे रहे हो। तो उस टाइम पे हम इसे इनइक्वालिटी नहीं कहेंगे, बिकॉज जो सर्टेन रैंक के लोग होते हैं उनको सिक्योरिटी देना जरूरी हो जाता है, बिकॉज वो काम कर रहे हैं फॉर अवर नेशन। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इक्वल ट्रीटमेंट डज नॉट मीन आइडेंटिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, प्रॉब्लम कब आती है, इनइक्वालिटी कब चीज बनती है, जब आपको डिफरेंट ट्रीट किया जाता है बिकॉज आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। ठीक है, कि आप एक पर्टिकुलर रिलीजन से हो, पर्टिकुलर कास्ट से हो, पर्टिकुलर रेस से हो, तब हम कहते हैं कि हाँ ये एक इनइक्वालिटी हो गई है। ठीक है, ये अनइक्वल ट्रीटमेंट है, ये अनजस्ट ट्रीटमेंट हो रहा है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ये भी देखना जरूरी हो जाता है कि कमिटमेंट ऑफ आइडियल ऑफ इक्वालिटी डज नॉट इम्प्लाई द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिफरेंसेस। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमने सारे फॉर्म के डिफरेंसेस को हमने छोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कह सकते हैं कि थोड़े लोग हैं जिनको आईआईटी जाना है, ठीक है, या आईआईटी छोड़ो कोई और एक इंस्टीट्यूशन का नाम ले लेते हैं। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में किसी इंसान को जाना है, तो अगर एक बच्चा है जिसके बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आ गए, उसको 95% आ गए एंड उसका उस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन हो गया, और दूसरा इंसान है उसको आए 85% या 70%, ठीक है, और उसका एडमिशन नहीं हो पाया, तो उस मोमेंट में वो नहीं बोलेगा कि ये इनइक्वालिटी हो गई कि उसको मिल गया मेरे को नहीं मिला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेसिस ये है कि जो इंसान पढ़ाई में ज्यादा अच्छा है उसको मिल गया, बट आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली उस इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए।
ठीक है, आपको अच्छी फैसिलिटीज दे पाई गवर्नमेंट, ठीक है, कि आप इंस्टीट्यूशन में जा सकते हो, आपको अच्छा हेल्थ केयर प्रोवाइड हुआ कि अगर आप कभी बीमार हो गए पढ़ते पढ़ते तो आपका पढ़ाई नहीं टल जाएगी। तो वो सब चीजों पे हमारी गवर्नमेंट को काम करना जरूरी हो जाता है। तो थोड़ा सा डिफरेंसेस तो होगा, इक्वालिटी हम लोग एब्सोल्यूट इक्वालिटी कभी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है, डिफरेंसेस होंगे, नेचुरल इनइक्वालिटीज हमेशा होंगी। नेचुरल इनइक्वालिटी क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो आपने पढ़ रखा होगा, बचपन से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जब भी इक्वालिटी को डिफाइन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं, तो हमेशा हम बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटीज सबको इक्वल मिलनी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया, जस्ट बिकॉज समबडी इज बिलोंगिंग फ्रॉम अ वेरी रिच बैकग्राउंड, ठीक है, जस्ट बिकॉज समबडी हैज अ लॉट ऑफ प्रिविलेज, मतलब रिसोर्सेज है उनके पास, डज नॉट मीन कि उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी जाएगी, ठीक है। कोई अगर इंसान है जो पुअर बैकग्राउंड से भी बिलोंग करता है, तो उसको भी अपने टैलेंट एंड अपने एम्बिशन और अपने गोल्स को परस्यू करने का एक मौका देना जरूरी होता है। बट अनफॉर्चुनेटली एज वी ऑल नो इट, ये हो नहीं पाता है, ये हम लोग ज्यादा देखने को मिलता नहीं है हमें। अब हम बात करते हैं नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटीज की, ठीक है। नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटी क्या होता है? नेचुरल इनइक्वालिटीज बेसिकली इनइक्वालिटीज होती हैं जो मतलब इंसानों में आती है बिकॉज ऑफ द कैपेबिलिटीज एंड टैलेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा स्मार्ट है, ठीक है, जैसे मैंने आपको इंस्टीट्यूशन वाला एग्जाम्पल दिया, तो हम उस टाइम पे ये नहीं कहेंगे कि ये एक इनइक्वालिटी क्रिएट हो गई है कि एक इंसान स्मार्ट है एक इंसान स्मार्ट नहीं है। ये तो नेचुरली अकर होता है, राइट। थोड़े लोग बहुत ज्यादा प्रिटी होते हैं, थोड़े लोग नहीं हो पाते हैं, तो ये नेचुरल इनइक्वालिटी है एंड दिस विल परसिस्ट। इसी की तरह थोड़े लोग होते हैं जिनको डिसेबिलिटीज होती हैं थोड़ी, राइट। तो ये एक तरीके का नेचुरल इनइक्वालिटी हो जाएगा। हमको क्या काम करना है? हमको काम करना है कि जो लोग इसे नेचुरल इनइक्वालिटी में रह रहे हैं, उनको ज्यादा सोशल इनइक्वालिटी से गूंजना ना पड़े, ठीक है, उनको रिसोर्सेज हम लोग प्रोवाइड कर पा रहे हैं। सोशल इनइक्वालिटी क्या होता है? सोशल इनइक्वालिटी वो होती है जो आपकी सोशल ग्रुप और सोसाइटी से आपको पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल यही रिलीजन हो गया, रेस हो गया, कि आप किसी रिलीजन से बिलोंग कर रहे हो, किसी रेस से बिलोंग कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर कंट्री से बिलोंग कर रहे हो, तो उस बेसिस पे आपको अनफेयरली ट्रीट किया जा रहा है, तब हम कहेंगे वो सोशल इनइक्वालिटी है। तो नेचुरल इनइक्वालिटीज क्या हो गई? जो आप पैदा होते हो उस टाइम का, ठीक है। एंड नेचुरल इनइक्वालिटीज हम लोग ऑल्टर नहीं कर सकते काफी हद तक, ठीक है, काफी हद तक नेचुरल इनइक्वालिटीज ऑल्टर नहीं हो पाती है। सोशल इनइक्वालिटीज इज इन द हैंड ऑफ द पीपल। जैसे जैसे टाइम बदलेगा, जैसे जैसे सोच बदलेगी, सोशल इनइक्वालिटी का भी नोशन बदलता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लाइन पढ़िए, द डिस्टिंक्शन इज समटाइम्स यूजफुल in helping us to distinguish between acceptable and unfair inequalities in society, but it is not always clear or self-evident, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है टू अंडरस्टैंड कि क्या मतलब करेक्ट है, क्या जस्टिफाइबल है, क्या नॉन जस्टिफाइबल है। जैसे मैंने कहा कि अगर कोई इंसान है जो नहीं जा पा रहा है इन अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन बिकॉज ऑफ देयर मार्क्स नहीं आ पा रहे उनके, तो वो एक नेचुरल इनइक्वालिटी हो गई, तो वो जस्टिफाइबल है, ठीक है, कि ये इंस्टीट्यूशन जो है ये हम बस उन बच्चों को ले पा रहे हैं जो अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, दैट इज स्टिल जस्टिफाइबल। बट अगर वो इंसान एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ये एक सोशल इनइक्वालिटी हो गई कि उसको एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही हैं कि वो उतने अच्छे इंस्टीट्यूशन की पढ़ाई कर सके, तब हम कह सकते हैं कि वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला जो बच्चा है वो एक सोशल इनइक्वालिटी से गूंज रहा है, एंड हमको उसको वहां से निकालना है, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए हम उसे रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एक तरीके से थोड़ा जस्टिफाइबल हो जाएगा। बट ये जरूरी नहीं है कि नेचुरल इनइक्वालिटी जस्टिफाइबल है, सोशल इनइक्वालिटी अनजस्टिफाइबल है। वो काफी हमने इंस्टेंसेस देखे हैं जहाँ पे विमेन को लोग कहते हैं कि विमेन आर वीकर देन मैन, ठीक है, कि वो ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे तो उनको घर पे ही बैठा दो, वो घर का ही काम करेंगे। बट ये क्या है? ये अनजस्ट है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये नेचुरल इनइक्वालिटी है कि विमेन ज्यादा कमजोर होती हैं, बट एक्चुअली में ये है एक सोशल इनइक्वालिटी, ठीक है, कि आपको लगता है कि विमेन ज्यादा कमजोर हो रही है तो आप उनको काम नहीं दे रहे हो। तो ऐसे कभी कभी बहुत सारे इंस्टेंसेस हमने देखे हैं कि लोग नेचुरल इनइक्वालिटी के उसमें मतलब को है कि हाँ ये तो वीक है, कि इंडियन सिटीजन जो है वहां पे जो कॉलोनियल रूल कर रहे थे कि इंडियंस बहुत ज्यादा वीक होते हैं, इंडियंस इलिटरेट होते हैं, ठीक है, ऐसा नेचुरल इनइक्वालिटी कह के वो मतलब ऐसा दिखाते कि जस्ट है उनको गंदे तरीके से ट्रीट करना। तो ये हमें ध्यान रखना जरूरी होता है। Another problem which arises with the idea of natural differences is that some differences which should could be considered natural need no longer be seen as unalterable.
इसका ये मतलब हो गया कि आप देखोगे कि आज के दिन में बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब फिजिकली मोबाइल नहीं है ज्यादा, ठीक है, वो चल नहीं पाते हैं। तो आज के दिन में हमारे पास टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, जिनसे हम लोग उनको प्रोस्थेटिक्स दे सकते हैं, ठीक है, जो हम लोग पैड लगा सकते हैं कि वो चल सके, या फिर उनको व्हील चेयर प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर हम लोग जो सोशल सेटिंग्स होती हैं, ठीक है, आपके कॉलेजेस हो गए, मॉल्स हो गए, उनको ज्यादा एक्सेसिबल बना सकते हैं उन लोगों के लिए। तो ये एक काम हो गया। बहुत सारे लोग होते हैं जो देख नहीं पाते हैं, तो उनके लिए आप देख सकते हो, जैसे ये पीडीएफ है, तो इस पीडीएफ में आपने एक होता है टेक्स्ट मतलब रीड अलाउड वाला एक वो आता है ऑप्शन, आपने उसको दबा दिया तो वो पीडीएफ को सुन पाएंगे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी भी बढ़ती जा रही है, तो नेचुरल इनइक्वालिटी भी काफी हद तक कम होती जा रही है। तो ऐसा कहना कि डिसेबल्ड लोग जो हैं वो आगे नहीं बढ़ सकते बिकॉज ऑफ देयर डिसेबिलिटीज, ये भी बहुत गलत हो गया काफी हद तक। अब हम बात करते हैं थ्री डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी बहुत बड़ा टर्म है, बट इसको बेसिक उसमें डिवाइड करने के लिए हम इसको तीन डायमेंशन में डिवाइड करते हैं। एक है आपका पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, मतलब पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी हो गया, सोशल इक्वालिटी हो गया, एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी हो गया। तो दीज आर गुड, मतलब ऐसा मेजरिंग वैल्यूज जिससे आप समझ सकते हो कि किसी कंट्री में कितने इक्वालिटी परसिस्ट करती है। पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या होती है? पॉलिटिकल इक्वालिटी बेसिकली इक्वल सिटीजनशिप प्रोवाइड करी जा रही है, ठीक है, सबके पास बेसिक राइट्स है, जैसे राइट टू वोट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सारे राइट्स आपको मिलने जा रहे हैं, ठीक है, कि आप अपने लीगल अफेयर्स में काम कर पा रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ आपका गारंटी कर रहा है ये सब चीजें। तो ये आपका हो गया पॉलिटिकल इक्वालिटी। अब क्या होता है कि अंबेडकर जी ने भी कहा था कि पॉलिटिकल इक्वालिटी प्रोवाइड करने से सारे आपका कंट्री की प्रॉब्लम हट नहीं जाएंगे, कि आपने पेपर पे लिख दिया कि एवरीबडी इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, इरिस्पेक्टिव ऑफ वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो इससे काम नहीं चलेगा। आपको सोशल इक्वालिटी भी लाना होगा। सोशल इक्वालिटी क्या होता है? सोशल इक्वालिटी होता है जब लोग हैज ऑल, ठीक है, हम लोग उन सर्टेन इनइक्वालिटीज को छोड़ दें, ठीक है, तो रिसोर्सेज जब हम लोग प्रोवाइड कर पाएंगे, सोशल गुड्स जब हम प्रोवाइड कर पाएंगे लोगों को, तब हम कह पाएंगे कि सोशल इक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है। सोशल गुड्स मतलब लाइक पब्लिक हॉस्पिटल्स, ठीक है, पब्लिक एजुकेशन, ये सब उसके अंदर आ जाएगा। एडिक्वेट हेल्थ केयर, अपॉर्चुनिटी फॉर गुड एजुकेशन, एडिक्वेट नरिशमेंट, मिनिमम वेज। बट अब इंडिया में ये चीज थोड़ी और डिफिकल्ट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सोशल रिसोर्सेज की बात नहीं हो रही, सोशल गुड्स की बात नहीं हो रही, एक स्टिग्मा भी अटैच्ड है। तो इंडिया के मतलब जो पास्ट में हमने देखा है कि सर्टेन ग्रुप्स होते हैं, सर्टेन पीपल होते हैं जिनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो गया, या फिर हम कह सकते हैं वुमेन की बात हो जाती है, ठीक है, तो हिस्टोरिकली स्पीकिंग दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ लॉट ऑफ मतलब मार्जिनलाइज, मतलब उनको बहुत ज्यादा मार्जिनलाइज करके रखा गया है, हम कह सकते हैं। तो ये एक नया एक शो आ जाता है, एक नया एंगल आ जाता है कि हम लोग लोगों को एजुकेट नहीं कर पा रहे इनफ टू अंडरस्टैंड कि सर्टेन पीपल जो उस कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं उनको भी हमें रिसोर्सेज देना है। तो यहाँ पे दो चीजें हम कर सकते हैं। एक तो स्टेट जो गवर्नमेंट है वो काम कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर वुमेन की बात करें, ठीक है, कि वुमेन का हरासमेंट अगेंस्ट वुमेन को मतलब क्रिमिनलाइज कर दो, ठीक है, वुमेन का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है अगर किसी ग्राउंड पे तो उसको क्रिमिनलाइज कर दो, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इक्वल प्रोवाइड कराओ, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई, एजुकेशन फैसिलिटीज, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, तो ये सब स्टेट का काम हो जाएगा। और सोशल ग्रुप्स क्या कर सकते हैं? कैंपेन्स कर सकते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम ला सकते हैं, ठीक है, जिससे वो लोगों को बताएं, ठीक है, गांव गांव में जाके बताएं कि वुमेन को भी अपॉर्चुनिटीज दो। आपके जब वुमेन पढ़ेगी घर में तो पूरा घर पढ़ेगा, तो ये सब काम भी आ जाता है। तो सोशल इक्वालिटी दो तरीके से हम लोग अचीव कर पाएंगे, स्टेट भी काम करेगा और सोशल ग्रुप भी काम करेगा, तब हो पाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इकोनॉमिक इक्वालिटी के बारे में। इकोनॉमिक इक्वालिटी बेसिकली बोलता है कि कितना डिफरेंस है बिटवीन द रिचेस्ट पीपल एंड द पुअरेस्ट पीपल, ठीक है, और कितना ज्यादा हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं सर्टेन रिसोर्सेस को। तो एक वे ऑफ मेजरिंग इकोनॉमिक इक्वालिटी इन अ सोसाइटी वुड बी टू मेजर द डिफरेंस बिटवीन द रिचेस्ट एंड द पुअर, ठीक है। तो इंडिया में जैसे कि रिच लोगों में और पुअर लोगों की जो डिस्पैरिटी है वो बहुत बढ़ती जा रही है। हमारा जीडीपी भी बढ़ रहा है, बट ये जो डिस्पैरिटी है, ये जो गैप है बिटवीन रिच एंड पुअर, ये भी बढ़ रहा है। तो ये बहुत अलार्मिंग है कि इतना ज्यादा हम लोग इनइक्वालिटी देख पा रहे हैं। इसी के साथ साथ दूसरा होता है देखना कि कितने लोग आपके पॉवर्टी लाइन के बिलो मतलब आ रहे हैं, ठीक है। इससे बेस्ट मेरे को लगता है इज द फर्स्ट वन कि आप रिच और पुअर लोगों के बीच का डिफरेंस को नाप सकें। तो यहाँ पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा पास्ट में भी, जो लोग जिनके पास प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, उनको ही लोग मतलब ज्यादा मानते हैं
और अगर कोई गरीब इंसान है, उसके घर में किसी को कैंसर हो जाए या फिर कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो जाए जो बहुत एक्सपेंसिव होती है ट्रीट करने को, वो नहीं जा पाता, ठीक है। वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी जाएगा तो उसको अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती है, मोस्ट जगहों पे हमने ये नोटिस किया है, ठीक है। तो इकोनॉमिक इनक्वालिटी को भी हटाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और सबसे ज्यादा मुश्किल तब आती है जब ये इनक्वालिटी परसिस्ट करती है ओवर जनरेशंस, ठीक है। ओवर जनरेशंस मतलब कि पहले मतलब थोड़े ग्रुप ऑफ पीपल थे जो बहुत ज्यादा अर्न कर रहे थे, फिर उनके बेटों को मिला उतना पैसा, फिर उन्होंने बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड किया, तो ऐसा जनरेशन बाय जनरेशन जब जा रही है, ठीक है, और पॉवर्टी जनरेशन बाय जनरेशन जब जाती है, ठीक है, कि मतलब कि इंसान निकल ही नहीं पा रहा है उस पॉवर्टी के सर्कल से, तो बहुत इशू क्रिएट हो जाता है। और लोग जो होते हैं एक रिजेंटमेंट एंड वायलेंस क्रिएट हो जाता है, तो जो पुअर लोग हैं वो रिच लोगों के टुवर्ड्स एक रेजेंटमेंट क्रिएट हो जाता है, एक वायलेंस टाइप का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि इनके पास इतना क्यों है, हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो वो वाली सिचुएशन को हमको यूजुअली अवॉइड करना चाहिए एज अ कंट्री। नेक्स्ट हम बात करेंगे फेमिनिज्म के बारे में। फेमिनिज्म का बेसिक मतलब ये है कि फेमिनिस्ट वो मेन एंड वुमेन है जो बिलीव करते हैं कि जितनी इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती है हमारी सोसाइटी में बिटवीन मेन एंड वुमेन, ठीक है, ये नेचुरल इनइक्वालिटीज नहीं है, ठीक है, और ये नेसेसरी भी नहीं है। तो बेसिकली यहाँ का मतलब ये है कि जो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट हो रही है मेन एंड वुमेन के बीच में, वो होती है बिकॉज ऑफ पेट्रियार्की। अब पेट्रियार्की जो है रेफर्स टू अ सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल सिस्टम, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक और कल्चरल सिस्टम जो मेन को ज्यादा वैल्यू करता है एज कंपेयर टू वुमेन, ठीक है। फेमिनिस्ट कहती है कि आप जो सेक्स के बेसिस पे हमको कह रहे हो, ठीक है, कि नेचुरल डिस्टिंक्शन की मेन आर स्ट्रॉन्गर देन वुमेन, ठीक है, वो और जेंडर के बेसिस पे कहना आर डिफरेंट थिंग। जेंडर इज बेसिकली एक रोल प्रोवाइड कर देना, ठीक है, जेंडर रोल्स की, वुमेन तो घर पे ही रहेगी वगैरह एंड मेन को बाहर जाके काम करना चाहिए। तो वो कहते हैं ये बहुत ज्यादा अननेसेसरी है। पेट्रियार्की वुमेन को डोमेस्टिक लाइफस्टाइल में ज्यादा वो कहता है कि आपको डोमेस्टिक प्राइवेट लाइफस्टाइल में रहना चाहिए, मतलब कि घर का काम करना चाहिए, एंड मेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क इन द पब्लिक डोमेन, ठीक है। तो फेमिनिस्ट ये कहती है कि यार ये तो एक ऐसा हम कह सकते हैं डबल बर्डन हो जाएगा हमारे ऊपर, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे को डिसीजन मेकिंग भी होनी चाहिए, हमारे पास डिसीजन मेकिंग राइट्स होने चाहिए। फेमिनिस्ट कंटेंट दैट द पब्लिक प्राइवेट डिस्टिंक्शन एंड ऑल फॉर्म ऑफ जेंडर इनइक्वालिटीज कैन एंड शुड बी एलिमिनेटेड। बेसिक इसका ये मतलब है फेमिनिज्म का कि मेन एंड वुमेन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर मेन भी अनइक्वली ट्रीट हो रहे हैं वो भी एक फेमिनिज्म का ही पार्ट है, ठीक है। जहां पे इक्वालिटी की बात आ जाती है मेन एंड वुमेन की, दैट इज फेमिनिज्म। अब हम बात करेंगे मार्क्सिज्म एंड लिबरलिज्म के बारे में। मार्क्सिज्म एंड लिबरलिज्म, सबसे पहले मार्क्सिज्म की बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स जो थे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट 19th सेंचुरी थिंकर थे, जिन्होंने आर्ग्यू किया कि जो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है हमारे मतलब कंट्री में, पूरे दुनिया में, दैट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ प्राइवेट ओनरशिप, ठीक है, कि थोड़े लोग हैं उन्होंने प्राइवेट ओनरशिप कर दिया लैंड वगैरह का, ऑयल का, फॉरेस्ट का, उन्होंने उसको प्रॉपर्टी अपनी बना दी है और उसके चक्कर में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है। मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट जो होते हैं वो बिलीव करते हैं कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी प्रोवाइड सपोर्ट टू अदर फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। मतलब कि आप लोग अगर किसी इंसान को इकोनॉमिकली इनइक्वल कर दोगे, ठीक है, मतलब कि उसके पास पुअर है वो इंसान, ठीक है, तो अगर वो ऑलरेडी पुअर है तो उसके पास इनइक्वालिटी तो है एक तरीके से इकोनॉमिकली, कि वो रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। उसके साथ साथ सोसाइटी भी उसको एक तरीके से देखने लगती है कि अरे यार ये एक्सेस नहीं कर पा रहा है, फिर उसको सोशली मार्जिनलाइज होता जाता है वो, है ना। पॉलिटिकली भी वो उतना ज्यादा ऊपर जाके अपने बातों को रख नहीं पाता है। तो इकोनॉमिक इक्वालिटी को बहुत ज्यादा सेंटर पे फोकस दिया है मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट ने, ठीक है। लिबरल्स क्या होते हैं? लिबरल्स बेसिकली अपहोल्ड करते हैं द प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन एज द मोस्ट एफिशिएंट एंड फेयर वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज एंड रिवॉर्ड इन सोसाइटी। मतलब कि स्टेट जरूर थोड़ा सा पार्ट ले, ठीक है, जहां पे नेसेसरी हो गया कि स्टेट को पार्ट लेना चाहिए, कि थोड़ा सा अफर्मेटिव एक्शन हो कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल पीछे ना पड़ जाए, बट मेजर डिसीजंस जो होते हैं वो कंपटीशन के बेसिस पे ही होने चाहिए, ठीक है। तो उसको बहुत सेंट्रल मानते हैं। तो फॉर लिबरल्स प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन इज द मोस्ट जस्ट एंड एफिशिएंट वे फॉर जॉब, एडमिशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सोशलिज्म के बारे में। अब सोशलिज्म क्या होता है? सोशलिज्म का अगर ऐसा मैं बेसिक समझाऊं, सोशलिज्म का मतलब होता है कि रिच जो हैं और जो पुअर हैं उनके बीच का ये जो गैप है इसको बंद करने का, ठीक है, ये गैप को कम करते रहने का।
तो एग्जैक्टली यही लिखा है इन्होंने, मिनिमाइज एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी एंड डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेस जस्टली। ठीक है, ये मतलब है इसका। इंडिया में एक सोशलिस्ट थिंकर थे राम मनोहर लोहिया जी, ठीक है, अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। उन्होंने 5 काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटी को देखा जो इंडिया में परसिस्ट कर रही थी। ठीक है, सबसे पहले इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, ठीक है, जो ये जेंडर बेस्ड हो गया। इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन स्किन कलर, ठीक है, स्किन कलर के बेसिस पे। कास्ट के बेसिस पे इनइक्वालिटी जो परसिस्ट कर रही थी। कॉलोनियल रूल जो हो रहा था सम कंट्रीज में, एंड ऑफ कोर्स हमारी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ठीक है, इन्होंने कहा ये जो इनइक्वालिटीज हैं ये इंडिपेंडेंटली आती हैं, ठीक है, इनका इंडिपेंडेंट रूट्स हैं, और इनको हमको फाइट करना होगा साइमल्टेनियसली एंड सेपरेटली। मतलब कि हमको सेम टाइम पे इन सब से लड़ना होगा, बट सेपरेट सेपरेट करके लड़ना होगा, बिकॉज ये सब इंडिपेंडेंट है। जैसे कि मेन एंड वुमेन की इनइक्वालिटी इज जेंडर बेस्ड, ठीक है, तो जेंडर का स्टिग्मा हटाना होगा। उसी टाइम पे स्किन कलर की इनइक्वालिटी इज बेस्ड, मतलब ऑब्वियसली स्किन कलर के उसको हटाना होगा हमको, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी को हटाना होगा। तो ऐसे धीरे धीरे करके हम वो कर सकते हैं। इसके साथ उनने 2 more रेवोल्यूशन इसी के साथ ऐड करे थे। ये जो 5 इनइक्वालिटीज हैं बेसिकली इसको उन्होंने 5 रेवोल्यूशन का नाम दे दिया। ठीक है, इसके साथ उन्होंने 2 उसमें रेवोल्यूशन डाले थे। सबसे पहले रेवोल्यूशन फॉर सिविल लिबर्टीज अगेंस्ट अनजस्ट इंक्रोचमेंट्स ऑन प्राइवेट लाइफ, ठीक है, एंड रेवोल्यूशन फॉर नॉन वायलेंस, मतलब वो सत्याग्रह वाला। तो एक हो गया सिविल लिबर्टीज, मतलब कि आप प्राइवेट लाइफ को अगर कोई आपका इंक्रोच कर रहा है आपके, तो वो एक रेवोल्यूशन हो गया उसके अगेंस्ट। एंड दूसरा रेवोल्यूशन हो गया फॉर नॉन वायलेंस, कि हमको नॉन वायलेंस पे बिलीव करना चाहिए। तो ये इन टोटल 7 रेवोल्यूशन हो गए। ठीक है, जिसका नाम था सप्ता क्रांति उन्होंने दिया फॉर लोहिया, विच इज द आइडियल ऑफ सोशलिज्म। तो इंडियन सोशलिज्म में सप्ता क्रांति इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हाउ कैन वी प्रमोट इक्वालिटी। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रमोटिंग इक्वालिटी में पार्ट आ जाता है फॉर्मल इक्वालिटी को डालना। ठीक है, फॉर्मल इक्वालिटी मतलब कि एंडिंग द फॉर्मल सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी एंड प्रिविलेजेस। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्टिकुलर इंसान, सबसे पहला स्टेप तो यही होगा इन सिचुएशन लाइक इंडिया कि कास्ट सिस्टम को हटा देना, रिलीजन वाले इशू को हटा देना। ठीक है, तो पुअर लोग हैं उनको मतलब राइट टू वोट देने का, ठीक है, विमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने का, कास्ट सिस्टम को इरेडिकेट कर देना, मेकिंग श्योर कि एवरीबडी इज इक्वल। तो ऐसे ऐसे करके पॉलिटिकली जो हम लोग पहले इक्वालिटी देंगे वो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप होएगा। ठीक है, इवन दो पॉलिटिकल इक्वालिटी विल नॉट सफाइस, इट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप जो हमको लेना होगा इन इंश्योरिंग कि अ कंट्री इज मूविंग टुवर्ड्स इक्वालिटी। नेक्स्ट हम लोग ये ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन में यूजुअली आपको प्रोवाइडेड किया जाता है। ठीक है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, एंड मोस्ट मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन जो आ रहे हैं इन्होंने भी अपने उसमें लिख रखा है, डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी को मेजर आइडियल डाल रखा है। देन आता है इक्वालिटी थ्रू डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। डिफरेंशियल ट्रीटमेंट यही होगा, जैसे मैंने आपको बोला कि थोड़े लोग होते हैं जिनको मोटर डिसेबिलिटीज होती हैं, ठीक है, वो चल नहीं पाते हैं, तो उनके लिए रैम्प्स वगैरह बनाना, ठीक है, पब्लिक प्लेसेस में, सो दैट दे कैन एंटर दोस पब्लिक स्पेसेस, ये एक डिफरेंशियल ट्रीटमेंट होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कार्टून दे रखा है उन्होंने। तो इधर वो कह रहे हैं कि इंश्योर की एक फेयर सिलेक्शन हो, आप सबको ट्री को क्लाइंब करना है, तो ये कर पाएंगे? ये एक फिश है, यहाँ पे फ्रॉग है, यहाँ पे बर्ड है, एलिफेंट है, ठीक है, ये लोग कर पाएंगे यहाँ पे एकदम ट्री को क्लाइंब? नहीं ना, ये फेयर नहीं है, सब लोग डिफरेंट होता है। तो एग्जैक्टली यही दिखा रहा है ये कि हम लोगों को इंश्योर करना होगा कि डिफरेंटली हम लोग जिनको जरूरत है डिफरेंट ट्रीटमेंट की उनको प्रोवाइड कर पा रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ आता है नेक्स्ट आता है अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है? अफर्मेटिव एक्शन बेसिकली ये कहता है कि फॉर्मल इक्वालिटी आपने दे दी पॉलिटिकल, बट उससे काम नहीं चलेगा, हमको थोड़े थोड़े ऐसी चीजें करनी पड़ेगी जिससे हम लोग जो बहुत ज्यादा मतलब नीचे हैं लोग जो, उनको हम अपलिफ्ट कर सकें, ठीक है, इन द सोसाइटी। तो फॉर एग्जाम्पल इसका एक एग्जाम्पल हो गया रिजर्वेशन सिस्टम। ठीक है, कि रिजर्वेशन हम लोगों ने कोटाज वगैरह प्रोवाइड करती है, रिजर्व सीट प्रोवाइड करती है, जिससे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है या फिर शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, उनके पास एक हम लोग कह सकते हैं अपॉर्चुनिटीज आ जाएगी अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोट करना जरूरी है कि अफर्मेटिव एक्शन जो है यहाँ पे स्पेशल असिस्टेंस जैसे रिजर्वेशन वगैरह, ये टेम्पररी होने चाहिए सोल्यूशन। ठीक है, ये परमानेंट नहीं होने चाहिए कि जितने टाइम तक इंडिया है उतने टाइम तक रिजर्वेशन रहेगा, नहीं, दीज आर टेम्पररी एंड टाइम बाउंड मेजर होने चाहिए। ठीक है, टाइम बाउंड होने चाहिए, टेम्पररी होने चाहिए, टू इंश्योर कि कोई ऐसा इंसान ना हो जिसको मतलब ऐसा इनइक्वालिटी मतलब प्रोसेस करना पड़ जाए। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोगों ने देखा अभी भी कितना लोग होते हैं जो जनरल उसमें रहते हैं जिनको रिजर्वेशन से बहुत इश्यू होता है। ठीक है, लोग बहुत ज्यादा अच्छी रैंक ला के भी उनको जॉब नहीं मिल पा रही है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जो रिजर्वेशन वाला सिस्टम है, स्पेशल असिस्टेंस वाला सिस्टम है, वो टेम्परेरी होना चाहिए एंड टाइम बाउंड होना चाहिए। जहां तक इंपॉर्टेंट है वहां तक करो, उसके बाद छोड़ दो उस सिस्टम को, टू मूव फॉरवर्ड।
Critics of positive discrimination, particularly policies of reservation, thus invoke the principle of equality to argue against such policies. आपने देखा हो रिजर्वेशन जो मतलब रिजर्वेशन के अगेंस्ट जो लोग होते हैं वो यूजुअली यही कहते हैं कि तुम खुद कहते हो कि सब लोग इक्वल है, तो तुम रिजर्वेशन क्यों प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे बेसिकली वही लिख रखा है। नेक्स्ट हो जाएगा, इट इज रेलिवेंट टू ड्रॉ डिस्टिंक्शन बिटवीन इक्वालिटी एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड इक्वल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, बेसिकली यही है कि इक्वालिटी मतलब हम लोगों को इंश्योर करना है कि हर इंसान के पास इक्वालिटी प्रोवाइड कर चुके हैं हम लोग, ठीक है, पॉलिटिकली भी एंड सोशली भी। तो सोशली हम कैसे कर सकते हैं, स्पेशल असिस्टेंस अफर्मेटिव एक्शन के थ्रू, जहां से जो लोग बहुत ज्यादा पुअर कंडीशन से आते हैं उनको हम लोग एक अपलिफ्ट कर सकें और उनको रिसोर्सेज को एक्सेस मिल पाए। नेक्स्ट हम लोगों के पास आता है कि आपने ऑलरेडी देख रखा होगा कि एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा, हेल्थ केयर सिस्टम जो है हमारा, वो उसमें कितनी डिस्पैरिटी है, ठीक है। थोड़े स्कूल्स होते हैं जहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रैक्टिकल लैब्स होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, एंड देन थोड़े स्कूल्स होते हैं जहाँ पे प्रैक्टिकल लैब के लिए उनके पास छोटी छोटी चीजें भी नहीं होती है, ठीक है, तो वो प्रैक्टिकल्स भी नहीं कर पाते हैं। तो इतनी ज्यादा डिस्पैरिटी है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि कभी कभी जो लोग बहुत पुअर कंडीशन से आते हैं वो लोग ऊपर नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए रिजर्वेशन हो गया वो एक तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज जो होती हैं आपकी, वो आपका जो पर्टिकुलर क्लास से आप बिलोंग करते हो उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तभी हम लोगों को इंश्योर करना है कि कोई इंसान पीछे ना रह जाए, ठीक है, हम उसको रिसोर्सेज दे रहे हैं, रिजर्वेशन उसका एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा खाना पीना कम दाम पे देना, ठीक है, हाउसिंग फैसिलिटीज, ठीक है, बहुत सारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती है अबाउट हाउसेज बनाने की कि खुद का घर हो इन लोगों का, तो ये सब चीजें करना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। ये इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग उनको बहुत ज्यादा रिसोर्सेज दे रहे हैं इक्वालिटी के अगेंस्ट है, नहीं, हम उनको रिसोर्सेज थोड़ा इसलिए ज्यादा दे रहे हैं क्योंकि उनको जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है कि while reflecting on the issue of equality, a distinction must also be made between treating everyone in an identical way and ट्रीटिंग एवरीवन एज इक्वल। ये हमने ऑलरेडी बात कर लिया कि आइडेंटिकली हमको नहीं ट्रीट करने का, हमको मतलब इक्वली ट्रीट करने का। अगर किसी को रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए होंगे उनको दे दीजिए। द लैटर में ऑल्सो बी ओकेजन्स ऑफ डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, बट इन ऑल सच केसेस द प्राइमरी कंसिडरेशन इज टू प्रमोट इक्वालिटी, ठीक है। डिफरेंशियल ट्रीटमेंट भी मतलब कहीं कहीं पे देखने को मिलेगा हम लोगों को, बट इसका मेन मोटिव है इन डिफरेंशियल ट्रीटमेंट्स का, जैसे रिजर्वेशन वगैरह, इज टू प्रमोट इक्वालिटी, ठीक है। जैसे हम लोग विमेन की बात करते हैं, ठीक है, रिजर्वेशन का एग्जांपल हो गया। विमेन की बात करें तो विमेन को हिस्टोरिकली दे हैव स्ट्रगल्ड फॉर इक्वल राइट्स, ठीक है। इंडिया में उतना ज्यादा नहीं हुआ है, इंडिया में फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हम लोग को राइट टू वोट वगैरह सब प्रोवाइड करा गया था, बट जो बाकी कंट्रीज हैं वहां पे उनको राइट टू वोट ही, मतलब फ्रांस में आई गेस 1946 जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो रहा था तब जाके उनको मिला, जब उनका रेवोल्यूशन इतने पहले हो गया था। सो आप ये देख सकते हो कि विमेन हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा मार्जिनलाइज थी, तो इसलिए गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ी चीजों को प्रोवाइड करना, ठीक है, एक्सेस फैसिलिटीज देना, जैसे कि मतलब क्रैश बनाना, ठीक है, जैसे कि हम उन लोगों के लिए मतलब डे केयर फैसिलिटीज, अगर उनका बच्चा है, ठीक है, उनको डे केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, मेटर्निटी लीव्स प्रोवाइड करना। क्यों जरूरी हो जाता है ये सब? ये इसलिए जरूरी हो जाता है बिकॉज वुमेन बढ़ सके आगे, ठीक है, दे आर नॉट लिमिटेड बाय द सोशल नॉर्म्स, तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, ये डिफरेंट ट्रीटमेंट जो दे रहे हैं लोगों को हम लोग, ये अगेंस्ट इनइक्वालिटी, मतलब अगेंस्ट इक्वालिटी नहीं है, ये अगेंस्ट इनइक्वालिटी है, ठीक है। ये रिसोर्सेज प्रोवाइड करना कहीं कहीं पे जरूरी हो जाता है, एंड तभी हम लोग एक इगैलिटेरियन सोसाइटी के टुवर्ड्स बढ़ पाएंगे। इगैलिटेरियन सोसाइटी मतलब जो इक्वल सोसाइटी है, ठीक है। दैट इज इट, यही चैप्टर है, बेसिक वही फंडा है, उन्होंने यही एक्सप्लेन किया है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं अगेन चैप्टर में। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी, जहां जहां पे मैंने क्वेश्चंस दिए उनको जरूर अपने नोटबुक में लिखना, ठीक है, वो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चांसेस है कि वही क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, ठीक है। इसके बाद अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, जिससे हमको पता लगे कि आपको जनरली वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है। एंड या लुकिंग फॉरवर्ड टू मेकिंग मोर वीडियोज विद यू ऑल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।